हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 सितंबर को दो आर्टिकल द हिंदू के डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है द ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। इस आर्टिकल में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन की करंट ग्रोथ, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के बारे में। जो आर्टिकल लिखा गया है वो यूनियन मिनिस्टर के द्वारा लिखा गया है। सो आर्टिकल बहुत रेलेवेंट है आपके यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से, और इसे हम वन अप्रोच के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ सकते हैं। आपको मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जो हमने प्रिपेयर भी किया है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ कॉनोड्रम। रिसेंटली इंडिया की जो जीडीपी है ना, उस पर बात की जा रही है कि क्यों इंडिया की जीडीपी डबल डिजिट ग्रोथ हासिल नहीं कर पा रही है। इसके पीछे का मेजर रीज़न क्या है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको आयुष मिशन के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका करंट स्टेटस क्या है, कितना तेज़ी से वो ग्रो कर रही है, उसके प्रॉस्पेक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज़ एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये तीनों चीज़ पूछी जा सकती है। GS2 में भी आ सकता है, GS3 में वन हेल्थ अप्रोच के साथ मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन ट्रेडिशनल मेडिसिन बी अ टूल टू अचीव द गोल ऑफ वन हेल्थ। तो वन हेल्थ में हम जनरली एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन सबकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सभी की हेल्थ अच्छी रहना चाहिए, एनवायरमेंटल भी, सोशल भी, मेंटल भी। इस तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन टूल की तरह यूज़ हो सकती है इस अप्रोच को अचीव करने में। ये क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। यह आर्टिकल जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा लिखा गया है। आयुष के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक। सो आयुर्वेदा के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं यार, 5,000 साल पुराना सिस्टम है। वेदास में इसका जिक्र है, अलग से बुक्स लिखी गई है, चरक संहिता है ना, शुश्रुत संहिता। तो चरक संहिता में इंटरनल मेडिसिन के बारे में है, सर्जरी के बारे में आपको सुश्रुता में मिलेगा। ये सब सारी चीज़ें जानते हैं। योगा के बारे में हम जानते हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही है। पनीनी के द्वारा योग शास्त्र के बारे में लिखा गया है। नेचुरोपैथी में नेचुरल थेरेपीज़ यूज़ की जाती है, जैसे फास्टिंग हो गया, डाइटिंग हो गया। यूनानी के बारे में शायद उतना जानकारी ना हो। ये ग्रीक अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। सारे के सारे इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सो यूनानी ग्रीक अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। इसमें ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, बॉडी के जो ह्यूमर्स हैं उन पर फोकस किया जाता है। डाइटरी रेगुलेशन और हर्ब्स के थ्रू डिसीज़ को ठीक करने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट है सिद्धा के बारे में तो पता होगा, इंडिया में ही ओरिजिन है इसका। साउथ इंडिया में इसे प्रैक्टिस किया जाता है, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द बॉडी पर फोकस किया जाता है, और हर्बल मेडिसिन, डाइट, योगा प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें इसमें ट्रीटमेंट की तरह यूज़ की जाती है। होम्योपैथी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इंडिया में नहीं हुआ है, जर्मनी में हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें डाइल्यूटेड सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है, और उससे आपकी जो सेल्फ हीलिंग है बॉडी की वो ट्रिगर हो सके। सो बेसिकली बॉडी ही ठीक करती है, लेकिन हम इसमें डाइल्यूट सब्सटेंस यूज़ करते हैं सो दैट कि आपके एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज हो जाए। इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। चीज़ें क्लियर है। सो ये आयुष के बारे में हो गया। अब डेटा बेस्ड वाली चीज़ों को कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स दैट ट्रेडिशनल मेडिसिन इज प्रैक्टिस्ड इन 88% ऑफ इट्स मेंबर स्टेट। लगभग 170 कंट्री ऐसी है 194 में से जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ किया जा रहा है। फॉर मिलियंस, पर्टिकुलरली इन लो एंड मिडिल इनकम नेशन, इट रिमेन्स द प्राइमरी फॉर्म ऑफ हेल्थ केयर ड्यू टू एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी कंसिडरेशन। है ना, बहुत सस्ता इलाज है, एक्सेसिबल है, इसलिए लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है। yet its significance extends beyond treatment, supporting biodiversity conservation, nutritional security and sustainable livelihood। है ना, तो सिर्फ ट्रीटमेंट
ही अकेला इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। ये जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी मदद करती है, क्योंकि हमें प्लांट्स की ज़रूरत पड़ती है ना यार, और फिर प्लांट्स ग्रो करेंगे ना तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा ना, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होगी ना इन्हीं सब चीज़ों से। सो इसका जो सिग्निफिकेंस है बियॉन्ड ट्रीटमेंट है। अब डेटा देख लेते हैं। एनालिस्ट estimate that the global traditional medicine market will reach $583 billion by 2025 with annual growth rate of 10 to 20%। अगर चाइना का ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन मार्केट देखें तो उसकी वैल्यू $122.4 बिलियन है, ऑस्ट्रेलिया की 3.97 है, और वहीं इंडिया की बात करें तो $43.4 बिलियन है। सो ये जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं हमारी थिंकिंग, हेल्थ केयर फिलॉसफी में एक फंडामेंटल चेंज रिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रॉम रिएक्टिव ट्रीटमेंट जो कि हमें मॉडर्न मेडिसिन से मिलता है, उससे हम आगे बढ़ कर के फोकस कर रहे हैं प्रिवेंटिव अप्रोचेस पे, और कोशिश ये की जा रही है कि रूट कॉजेज ऑफ डिसीज़ को ही ख़त्म किया जाए रेदर देन सिम्टम्स अलोन, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में होता है, सिर्फ सिम्टम्स पे फोकस किया जाता है। द आयुष इंडस्ट्री comprising over 92,000 MSME has expanded nearly 8-fold in less than a decade, है ना। पिछले 10 सालों में 8 टाइम्स ग्रो करी है आयुष इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो रेवेन्यू हैं वो 21,000 करोड़ से 1.37 लाख करोड़ हो चुके हैं। सर्विस सेक्टर ने लगभग 1.67 लाख करोड़ रेवेन्यू जनरेट किया है ना। तो यहाँ पर अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग मतलब दवाइयाँ बनाना, उसके बाद सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, आयुष डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, और दोनों मिला के देखें तो 3 लाख करोड़ लगभग इसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है आयुष और हर्बल प्रोडक्ट में लगभग $1.54 बिलियन टू मोर देन 150 कंट्रीज, विद आयुष गेनिंग फॉर्मल रिकॉग्निशन as a medical system in several nations। ठीक, the first comprehensive survey on Ayush by NSSO revealed near universal awareness। 95% रूरल एरिया में और 96% अर्बन एरिया में इसकी ऑलरेडी अवेयरनेस है। रिसेंट जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स की बात करें तो लगातार रिसर्च में खर्चा किया जा रहा है थ्रू इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक सर्विसेज। सो लगातार R&D किया जा रहा है। R&D होगा तभी तो नए ड्रग्स बन पाएंगे, है ना। तो ये जो फोकस है इंस्टीट्यूशन का वो क्लिनिकल वैलिडेशन पे है, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन पर है ना। जो मॉडर्न मेडिसिन है वो हमेशा ट्रेडिशनल मेडिसिन को यही बोलते हैं कि इसका कोई बेसिस नहीं है, बस इन लोग है ना हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं। हालांकि वो भी हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसके बाद ही मार्केट में वो चीज़ें आती हैं। आयुष में क्लिनिकल ट्रायल और ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन बहुत कम देखने को मिलता है। जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन सरकार इसे लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा ग्लोबल कॉपरेशन की अगर बात करें तो इंडिया ने 25 बायलैटरल एग्रीमेंट और 52 इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप साइन की है। 43 इंफॉर्मेशन आयुष सेल्स बनाए गए हैं अक्रॉस 39 कंट्रीज़। ठीक, सो ये ग्लोबल आउटरीच भी इंडिया का लगातार चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि WHO का जो रीसेंट पब्लिकेशन आया है उसमें कहा गया है कि AI का इंटीग्रेशन किया जा सकता है ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ में। अगर करते हैं तो क्लिनिकल वैलिडेशन स्ट्रेंथन होगा, बिग डेटा एनालिटिक्स हो पाएगा, है ना। जो क्लिनिकल ट्रायल है उसमें आप AI का यूज़ हम कर सकते हैं। आयुर्वेदा की कोर फिलॉसफी क्या है? बैलेंस बिटवीन बॉडी, माइंड, ह्यूमन एंड नेचर, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, तो बॉडी, माइंड, ह्यूमंस और नेचर तो है ही, कंजम्पशन एंड कंजर्वेशन पर भी फोकस होता है। सो आज के समय में मटेरियलिज्म इतना बढ़ गया है, कंजम्पशन इतना बढ़ गया है। सो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो जो रीसेंट चैलेंज है उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन आपका आयुष मिशन है या फिर आयुष ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। तो अभी लाइफस्टाइल डिसीजेज इतनी हो रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो जो आयुष फ्रेमवर्क है वो आपको पर्सनल और प्लानिटरी हेल्थ दोनों की प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकता है। द कॉम्प्रिहेंसिव विजन मेक्स द थीम फॉर द ईयर 2025 आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लानिट। सो इस साल जो है 23 सितंबर को आयुर्वेदा डे ऑब्जर्व किया गया था और उसकी जो थीम थी वो है आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड
planet, ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, आयुर्वेदा दे दिस ईयर सर्व एज अ रिमाइंडर ऑफ पोटेंशियल फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम टू कंट्रीब्यूट टू अ मोर बैलेंस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लानेट, ठीक है। तो इसमें और कुछ भी नहीं यार, है ना। ये हमें आज आयुर्वेदा जो डे है वो एक रिमाइंडर दे रहा है कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और वो सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर पीपल एंड प्लानेट में कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है। चीज़ें क्लियर है क्या? ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आर्टिकल पूरी तरीके से क्लियर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ कोनुंड्रम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 इकोनॉमिक्स के मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल के जब हम क्रक्स की बात करेंगे तो इंडिया 8 से 10% तक ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है, उसके रीज़न को ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो अगर हम इंडिया की इकॉनमी की बात करें, एग्रीगेट डिमांड की बात करें, तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकल सकती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से और नेट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उससे, ठीक। अब इंडिया की जो इकॉनमी है कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी है। हम लोग जितना भी अभी GDP ग्रो कर रहा है 6-6.5% से, वो कंजम्पशन के बेसिस पे ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। सो ओवरऑल डिमांड कंजम्पशन बेस्ड है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। इतना नहीं हो रहा है कि वो ग्रोथ को 8 से 10% तक लेकर जा सके। गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ा है पिछले 3 से 4 सालों में। सो सरकार ने कैपेक्स बढ़ा दिया है। तो 2 रीज़न हैं, एक है कंजम्पशन और दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिससे हमारी इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बनी हुई है और ओवरऑल जो ग्रोथ है 6-7% के अराउंड है। अगर हमें इसे 10% पहुंचाना है तो हमें क्या करना होगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा या फिर एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। प्रॉब्लम क्या है एक्सपोर्ट्स के साथ? एक्सपोर्ट के साथ प्रॉब्लम है कि पूरे वर्ल्ड में यार क्योस है, टैरिफ लगातार बढ़ रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म लगातार बढ़ रहा है, एंटी ग्लोबलाइजेशन इनिशिएटिव देखने को मिल रहे हैं, 50% टैरिफ लगाया गया फॉर एग्जांपल। उसके अलावा रिसेशन यूरोप में देखने को मिल रहा है। सो एक्सपोर्ट ग्रोथ भी उतनी नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके रीजंस हो जाएंगे जिसके कारण नहीं बढ़ पा रही है यार, ग्रोथ नहीं बढ़ पा रही है। अब क्या किया जा सकता है? 2 वेज हैं जिसके थ्रू हम कंजम्पशन डिमांड को बढ़ा सके। कंजम्पशन डिमांड हम कैसे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर जब तक इन्वेस्ट नहीं करेगा जब तक कि एग्रीगेट डिमांड लगेगी नहीं उनको कि बहुत अच्छी हो रही है। उसके लिए हमें कंजम्पशन और बढ़ाना पड़ेगा और 2 तरीके हो सकते हैं कंजम्पशन डिमांड को बढ़ाने के। पहला है उनकी इनकम को इंक्रीज़ करो और दूसरा प्राइसेस को कम कर दें। अगर हम प्राइसेस को कम कर देते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी जो रियल इनकम है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले जिस कमोडिटी को खर्चा वो 100 रुपये में खरीद रहे थे, अब वो 50 रुपये में खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली 50 रुपये उनकी सेविंग हो जाएगी, वो उसे कहीं और ख़रीद सकते हैं। तो 2 तरीके से कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। सरकार ने रिसेंट GST रिफॉर्म्स किए हैं जो कि इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए किए गए हैं। अगर GST रिफॉर्म की बात करें तो एक स्टडी के हिसाब से लगभग 3/4 ऑफ रूरल मंथली एक्सपेंडिचर विल अट्रैक्ट आइदर निल और 5% GST रेट्स। मतलब अब रूरल जो एक्सपेंडिचर हो रहा है 75%, उसमें टैक्सेशन या तो 0% है या तो 5% है। तो ओवरऑल ऑब्वियस है कि रूरल इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा क्योंकि अब उन्हें टैक्स ज़्यादा नहीं देना है, प्राइसेस कम हो गए। अर्बन की बात करें तो अर्बन में भी लगभग 2/3 ऐसे टैक्सेस हैं। अर्बन में भी ऐसे कंजम्पशन हो रहे हैं गुड्स के जिसमें केवल 0 से 5% तक का टैक्स है और ये जो कमोडिटी का परसेंटेज है ये 66% है। तो इनकम साइड पे अगर बात करें तो गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों की जेब में पैसा और बढ़ाया जा सके, है ना। अभी रिसेंटली न्यू टैक्स रिजीम आई है जिसमें 12 लाख रुपए तक का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ से भी आपकी इनकम बचेगी और प्राइसेस कम हो रहे हैं उससे भी इनकम बचेगी। ओवरऑल आपकी इनकम बचेगी तो आप इन्वेस्ट करोगे। पर प्रॉब्लम ये रहती है कि ज़रूरी नहीं कि लोग स्पेंड करें, हो सकता है कि लोग एक्स्ट्रा सेव भी कर सकते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं है कि ओवरऑल डिमांड बढ़ाने में ये जो स्टेप्स ली गई हैं उससे डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दूसरा क्या तरीका है वेजेस बढ़ाने का। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में वेजेस बहुत कम जगह बढ़ रही है। ज़्यादातर जो लेबर है उनका ओवर सप्लाई है और उनकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो जो वेजेस है वो बहुत तेज़ी से
ग्रो नहीं हो रही है, स्किल डेफिसिट होने के कारण प्रोडक्टिविटी नहीं है। और दिस इज द अनफॉर्चुनेट प्रेडिक्टमेंट दैट इंडियन इकोनॉमी फाइंड itself in. Consumption is the only driver of growth that is largely immune to global factor, but it is also high inertia needing relatively more fiscal investment before it can get start a jump. So यहाँ पर हमें दूसरी जो चीज़ करनी है वो है वेजेस बढ़ाने पे फोकस। सरकार को स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। वेजेस तभी बढ़ पाएगी प्रोडक्टिविटी बढ़ने पे, ठीक है। उसके लिए हम और भी चीज़ें कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है।